ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, आर्टिकल, ये आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। तो इस तरह के आर्टिकल जरूर पढ़ा करिएगा। टूट गई कांग्रेस के कायाकल्प की उम्मीद। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम कांग्रेस की राजनीतिक संभावनाओं को और कमजोर करने वाले नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा है कि महाराष्ट्र में चुनाव हुए और झारखंड में चुनाव हुए। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी उसके सहयोगी दलों को भारी बहुमत मिला। झारखंड में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों को बहुमत मिला। देखिए, ये है, आप देखेंगे भारत हमारा, इसमें आप देखिए महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। ये झारखंड है, रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। और यहाँ के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। और आप देखेंगे विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। और ये चुनाव कौन करवाता है विधानसभा के? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। ये भी याद रखिए, अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुके तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। तो ये राजनीति की बातें हो रही हैं। अगर आपको पढ़ना है तो इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है। वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। एओयू में इसके संस्थापक थे। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। संभल में सरीके विवाद पर होश संभालें। अभी आप देखिए मंदिर मस्जिद का विवाद संभल उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है फिर से। और यहाँ आप देखिए हिंसा हुई जिसमें 5 लोगों की मौत भी हो गई, 4 से 5 लोगों की। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम की बातें उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती हैं, मंदिर मस्जिद की बातें उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलती हैं। और इस तरह की जो भी मुद्दा रहता है उस पर राजनीति खूब होती है और हर पार्टी करती है। मंदिर मस्जिद विवाद में किसी भी भारतीय नागरिक को इतनी समझ होनी ही चाहिए कि यदि कोई अदालत किसी मस्जिद के सर्वे का आदेश दे देती है तो सर्वे होने मात्र से मंदिर का दावा करने वाले उस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम कहता है कि सभी धार्मिक स्थल उसी स्थिति में रहेंगे जैसे कि 15 अगस्त 1947 को थे। और यह अधिनियम धार्मिक स्थलों के मामले में यथास्थिति कायम रखने का आदेश देने के साथ ही इसकी भी अनुमति देता है कि किसी स्थल का धार्मिक स्वरूप जानने के लिए उसका सर्वे हो सकता है। और इसी के चलते पहले वाराणसी में ज्ञानवापी परिषद का सर्वे हुआ, फिर धार मध्य प्रदेश में भोजशाला परिषद का, मथुरा की ईदगाह मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और इससे हर कोई परिचित होगा कि ज्ञानवापी और भोजशाला में सर्वे के दौरान पैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा संभल में हुआ। संभल में इतना अधिक उपद्रव हुआ कि 4 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हो गए, जिनमें कई पुलिसकर्मी भी हैं। संभल में भीषण पत्थरबाजी यही संकेत कर रही है कि उसके लिए पहले से तैयारी की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक अरसे से यह कहा जा रहा है कि यह पहले भगवान विष्णु के नाम का हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर के आदेश पर तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं। मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण कराए जाने के दावे के
आधार पर कुछ लोग स्थानीय अदालत गए और 19 नवंबर को अदालत ने सर्वे के आदेश दिए। सर्वे का काम उसी दिन शाम को शुरू हो गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह पूरा नहीं हो पाया और यह तय हुआ कि आगे फिर किसी दिन होगा। इसे रोकने के लिए ऊपरी अदालत जाने का रास्ता खुला था। लगता है कि उसका सहारा लेने के बजाय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करना बेहतर समझा। पत्थरबाजी के बीच पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया गया, गोलीबारी भी की गई। पुलिस की माने तो जो 4 लोग मरे वह उनकी गोली से नहीं मरे। पता नहीं सच क्या है। अब इस पर खूब बहस हो रही है कि हिंसा क्यों हुई और किसने की। शायद इसका पता चल जाए, लेकिन इससे इससे वे वापस नहीं आने वाले हैं जिनकी जान चली गई। पता नहीं संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर क्या अफवाह उड़ाई गई, लेकिन यह तो साफ है कि सर्वे के बाद भी यथास्थिति में कोई बदलाव होने वाला नहीं था। आखिर जब अयोध्या में मंदिर के अकाट प्रमाण मिलने के बाद भी ऐसा नहीं हो सका, तो भला संभल में कैसे हो जाता। यह एक तथ्य है कि ज्ञानवापी और गौशाला के सर्वे के बाद भी यथास्थिति कायम है, और संभल में जामा मस्जिद के सर्वे से आपाक होने वालों की आपत्ति का यह आधार हो सकता है कि आखिर स्थानीय अदालत के मस्जिद के सर्वे के आदेश पर तुरंत अमल क्यों होने लगा। लेकिन क्या इस आपत्ति का जवाब पत्थरबाजी थी। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की माने तो भीड़ इसलिए भ्रमित हो गई क्योंकि मस्जिद के सर्वे के क्रम में वजू खाने के हौज का पानी बाहर निकाले जाने से लोगों को लगा कि उसकी खुदाई शुरू हो गई। यह अजीब और हास्यास्पद है क्योंकि कथित भ्रमित लोग नकाब पहनकर पत्थरबाजी करते देखे गए हैं। यह पहली बार नहीं है जब सरकार या अदालत के किसी फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हिंसा की गई। नागरिकता संशोधन कानून के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला था। तब सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर हिंसा की गई थी, और जबकि इस कानून का किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं था, और इस हिंसा में सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले किया गया था। और दिल्ली में तो शाहीन बाग इलाके में करीब साल भर तक एक प्रमुख सड़क को घेरकर धरना दिया गया था, और यही धरना बाद में दिल्ली में भीषण दंगे का कारण बना जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे। यह संभव है कि किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय को कोई फैसला रास ना आए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह वैसा करे जो संभल में किया गया। किसी को भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है कि यदि कोई काम कर उसके मन का ना हो तो वह मनमानी करे। मंदिर मस्जिद विवादों के हल के लिए 2 ही उपाय हैं, एक अदालत के जरिए और दूसरा आपसी सहमति के माध्यम से। आपसी सहमति से मंदिर मस्जिद के विवाद हल हो सकते हैं। इसका प्रमाण है गुजरात का पावागढ़ मंदिर। इस प्राचीन मंदिर के शिखर को 15वीं सदी में आक्रमणकारी सुल्तान महमूद बेगड़ा ने ध्वस्त कर वहां एक पीर की दरगाह बनवा दी थी। दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत के बाद मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की सहमति बनी, और इस तरह सैकड़ों साल बाद 2002 में मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया गया। यह एक तथ्य है कि देश में न जाने कितने मंदिर हैं जिन्हें आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर वहां मस्जिदें बनवाई। यह ठीक नहीं होगा कि हर ऐसी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की जाए। ऐसा तो कुछ चुनिंदा मामलों में ही हो सकता है। जहां ऐसा नहीं हो सकता है वहां साक्ष्यों के आधार पर केवल इतना अंकित कर देना भर पर्याप्त होगा कि पहले यह स्थल एक मंदिर था। देश को आगे बढ़ना है तो उसे मंदिर मस्जिद विवादों से बाहर निकलना ही होगा। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, इनका नाम है राजीव सचान। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और आप देखिए कि आज भी दुनिया कहाँ जा रही है, चाइना अमेरिका कहाँ भागते जा रहे हैं। हम लोग अभी भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जाति पाति पर जूझ रहे हैं। तो ये तो चिंता होनी चाहिए मुझे लगता है। जीवन का दर्पण, जीवन को एक दर्पण के रूप में ही देखना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे कर्मों के परिणामों को उजागर करता है, अपितु हमारे अंतर्मन की सत्यता को भी परिलक्षित करता है। जीवन में जो भी हमें प्राप्त होता है वह हमारे अपने आचरण, विचारों एवं भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। यदि हम जीवन के प्रति ये उपेक्षा अहंकार का प्रदर्शन करते हैं तो जीवन भी हमें वैसा ही लौट आता है, और इसके विपरीत यदि हम जीवन को प्रेम, करुणा और सहानुभूति के साथ अपनाते हैं तो जीवन हमें उसी की अनुभूति में प्रतिफलित करता है। जीवन की इस दर्पण तुल्यता का वास्तविक अर्थ यह है कि हमारे कर्म, विचार और शब्द किसी न किसी रूप में हमारे समक्ष पुनः उपस्थित होते हैं। हमारे द्वारा किए गए कार्य की एक अनुगुंज हमारे जीवन के किसी न किसी कालखंड में अवश्य सुनाई देता है। थैकर्ट ने कहा कि जीवन एक दर्पण है, यदि आप इसे आंख दिखाएंगे तो यह भी वैसा ही करेगा। यह अभिवादन का उत्तर अभिवादन से देता है, और जीवन का दर्पण केवल बाहरी आचरण का ही नहीं अपितु हमारे आंतरिक भाव का भी परावर्तन करता है। और यदि हम अपने हृदय में कटुता, द्वेष या फिर ईर्ष्या को पोषित करते हैं तो उसी अनुरूप भावनाएं हमारी परिस्थितियों और संबंधों में परिलक्षित होती हैं। यदि हम अंतर्मन में प्रेम, शांति और समर्पण का संचार करते हैं तो जीवन हमें उसी प्रकार की परिस्थितियों और संबंधों से अलंकित करेगा। यह दर्पण एक सतत अभिव्यक्ति का प्रतीक है जो हमारे प्रत्येक कर्म और विचार को बिना किसी भेदभाव के प्रकट करता है।
याद रहे कि नकारात्मकता या अशुद्धता अंततः हमारे ही जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। इसलिए कहा गया है कि जैसे आप जीवन को देखेंगे, जीवन भी आपको वैसे ही देखेगा। बड़ा दिलचस्प कॉलम लिखा जाता है, लेकिन कितने लोग मानते हैं इस तरह की बातों को। अब आप देखिए, जो हार हुई है महाराष्ट्र में, या फिर आप देखिए तो वो ईवीएम पर जो चलने लगती है ना बातें, उन्हीं की बातें हो रही हैं। कई बार इस तरह की बातें हो चुकी हैं। मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में हुआ करती थी ना, वो चुनाव हारती तो वो भी ईवीएम का विरोध करती थी। आज कांग्रेस कर रही है, कल कांग्रेस सत्ता में आएगी, फिर आप देखते हैं कि बीजेपी अगर विपक्ष में जाएगी तो वो करने लगेगी। और आपने अक्सर देखा होगा, जहां चुनाव जीत लिए जाते हैं वहां ईवीएम की बात नहीं होती, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। तो ये सब आप लोगों को पढ़ना हो तो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। दूर हो भ्रांतियां। स्मार्ट मीटर योजना बिहार में प्रभावी ढंग से काम कर रही है। दूसरे राज्यों में इस मॉडल को सराहा है और इसे लागू करने के तरीकों को समझने के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल भी बिहार भेजे। कई राज्य इसकी तर्ज पर अपने यहाँ इसे जमीन पर उतार रहे हैं, मगर राष्ट्रीय फलक पर नाम रोशन करने वाली इस योजना को लेकर अपने ही राज्य में कुछ दल एवं संगठन सवाल उठा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की जेब पर चपत लगाने का काम कर रहा है। हालांकि कई मौकों पर स्मार्ट मीटर के बगल में पुराने मीटर को लगाकर यह साबित किया गया कि दोनों में समान रूप से खपत का आंकड़ा दर्ज होता है। बिजली की चोरी कर अपने घर को रोशन करने वाले मीटर में छेड़छाड़ कर अपने उद्योग धंधों का मुनाफा बढ़ाने वालों की दुकानदारी स्मार्ट मीटर ने बंद कर दी है। ऐसे ही लोग सामान्य लोगों को भड़काते हैं और नए क्षेत्रों में मीटर लगाने के लिए जाने वाले लोगों पर हमला होते हैं। ऐसे स्वार्थी और समाज विरोधी लोगों को पहचान कर कार्रवाई की जरूरत है। अच्छी बात है कि बिजली कंपनी ने भी तय किया है कि वह लोगों के बीच जाकर स्मार्ट मीटर के प्रति उनकी भ्रांतियों को दूर करेगी। इस काम को पूरी संजीदगी से किए जाने की जरूरत है। मीडिया के माध्यम से हर जिले में जागरूकता कार्यक्रम करके और चुनिंदा टोल फ्री नंबर जारी करके इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। फिर कहीं से शिकायत आए तो उस उपभोक्ता की शंका का समाधान अवश्य हो। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली कंपनी का घाटा दूर हुआ है और राज्य के कोष पर दबाव घटा है। ऐसे में हर जागरूक नागरिक को इसे लगाना चाहिए। साथ ही इसके खिलाफ लोगों को बरगलाने वालों की शिकायत भी करनी चाहिए। ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। अनिवार्य बनेगी पर्यावरण शिक्षा। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने, आप देखेंगे कि स्नातक स्तर पर सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाने के संबंध में निर्देश जारी किया है। और इस दिशा निर्देश के अनुसार सभी संकाय के विद्यार्थियों को स्नातक के दौरान अब अनिवार्य रूप से 160 घंटे की पर्यावरण शिक्षा प्राप्त करनी होगी। इस विषय को पढ़ने से उन्हें 4 अतिरिक्त क्रेडिट भी हासिल होंगे। एक विषय के रूप में पर्यावरण शिक्षा की अनिवार्यता से जहां एक और युवा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं से अवगत होंगे, वहीं दूसरी ओर वे पर्यावरण संरक्षण के निमित्त संवेदनशील भी होंगे। और आप देखिए, पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य बनाने से केवल भूगोल और पर्यावरण विज्ञान विषय के विद्यार्थी नहीं, अब तो इंजीनियरिंग, प्रबंधन, वाणिज्य एवं विज्ञान पृष्ठभूमि के युवा भी पर्यावरण संरक्षण संबंधी नीतियों, कर्तव्यों और कौशल को समझ पाएंगे। पर्यावरण संकट ऐसी समस्या है जिसके समाधान में सभी वर्गों और पृष्ठभूमि के लोगों की भागीदारी अपेक्षित है। आज के युवाओं को न केवल पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक होना चाहिए, बल्कि उन समाधानों की भी समझ होनी चाहिए जो वे अपने स्थानीय परिवेश में लागू कर सकते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को इन जटिल समस्याओं से परिचित कराना, ताकि वे भविष्य में नैतिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत स्तर पर सही फैसले ले सकें। हालांकि यह शिक्षा महज एक विषय और अंक हासिल करने का माध्यम न बने, बल्कि यह भी कोशिश हो कि इसके माध्यम से देश में पर्यावरण संरक्षण की भावना घर घर तक पहुंचे। और इस पहल की सार्थकता इसी में है कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और आप देखेंगे सतत विकास की अवधारणा की समझ युवाओं में विकसित हो। जलवायु संकट की व्यापकता आज वैश्विक चिंता का विषय बन चुकी है। वनों की अंधाधुंध कटाई, जल एवं वायु प्रदूषण और जैव विविधता का क्षरण जैसी समस्याएं देशों और समाजों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर पड़ने लगा है। जलवायु संकट के समाधान के बिना देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखना मुमकिन भी नहीं है और इस संकट का समाधान सामूहिक प्रयासों में निहित है। इस संदर्भ में पर्यावरण शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहरहाल पर्यावरण शिक्षा को स्नातक स्तर पर अनिवार्य करना एक दूरगामी और दूरदर्शी निर्णय है। यह शिक्षा छात्रों को न केवल पर्यावरणीय मुद्दों की गहन समझ देगी, बल्कि उन्हें उनके समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित करेगी। सुरक्षा एवं स्वच्छ भविष्य के
लिए यह एक आवश्यक कदम लेखक के बीएचयू में शोधार्थी हैं उनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा जा रहा है। यूजीसी के बारे में जान लीजिए। और इस तरह की देखिए शिक्षा देना अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ होना चाहिए कम से कम। आप देखिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें तो 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा आपको। या आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी आप लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इसकी पीडीएफ इसीलिए डाल देता हूँ न्यूज़पेपर की कि जो आपको लगता है कि ये आर्टिकल भी आपको पढ़ना है तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी रहता है उस पर हम लोग जरूर बात करते हैं। आर्थिकी को गति देता सरकारी खर्च, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है। तो पिछले एक दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी सम्मानजनक रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पिछले 3 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सुधार की कई मंजिलें तय की हैं। अर्थव्यवस्था में व्यवस्थित तरीके से विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक जीडीपी का स्तर 2019 से 22 के मुकाबले 20% अधिक हो गया है। दुनिया की कुछ ही अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्होंने ऐसी समृद्धि को बरकरार रख पाने में कामयाबी पाई है। यही कारण है कि तमाम वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आज विश्व बैंक सहित मूडीज और S&P जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर आशावादी हैं। व्यापक और समावेशी विकास की उम्मीद की जा रही है। समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत की नीति नियंताओं ने ट्रिकल डाउन के सिद्धांत पर भरोसा जताया और तमाम सामाजिक आर्थिक नीतियों के सृजन में इसी सिद्धांत को आधार बनाया गया। हालांकि 1991 में भारत ने उदारीकरण अपनाने के साथ ही इस सिद्धांत को अंगीकार कर लिया था और पिछले एक दशक से नव उदारवादी आर्थिक नीतियों की गाड़ी त्वरित गति से आगे बढ़ रही है। ट्रिकल डाउन यानी रिसाव के सिद्धांत के मुताबिक धनी लोगों को दिए जाने वाले फायदे अंततः समाज के निचले तबके तक रिस रिस कर पहुंचते हैं। और इस सिद्धांत की मानता है कि मुक्त बाजार की व्यवस्था में अगर कुछ लोग बहुत अधिक तरक्की करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उनकी दौलत उनके खर्चों के माध्यम से रिस कर नीचे आएगी और जिससे समाज के निचले तबकों को भी फायदा पहुंचेगा। याद है कि अर्थात एक तरह से अर्थशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं में ट्रिकल डाउन नाम का कोई बुनियादी सिद्धांत कभी नहीं रहा है। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल हास्य कलाकार बिल रोजर्स ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हार्वर्ड हूवर की आर्थिक नीतियों की आलोचना करने के लिए किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से संपत्ति का सृजन करने वाले कारोबारी वर्ग को टैक्स आदि में रियायत देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री का कहना था कि इस कदम से अर्थव्यवस्था में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। धनन्य वर्ग और व्यापारियों को उद्योग एवं व्यापार में सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए। कॉर्पोरेट करों में कटौती समेत कई प्रोत्साहन दिए गए। वित्त वर्ष 2019-20 में कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया और साथ ही सरकार ने नई नीतिगत निगमित घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 15% कर दिया, लेकिन इन रियायतों के अपेक्षित नतीजे नहीं दिखते हैं। टैक्स में कटौती इस उम्मीद में की गई थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में निजी निवेश बढ़ेगा और वित्त वर्ष 2019-20 और 2021 में निजी पूंजी निर्माण यानी कि नई मशीनरी और उपकरणों की खरीद में लगातार कमी दर्ज की गई। हालांकि अगले 2 वर्षों में 2021-22 और 22-23 में निजी पूंजी निर्माण में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब देखते हैं वित्त वर्ष 2018-19 और 22-21 के दौरान निजी और गैर वित्तीय निगमों का सकल अचल पूंजी निर्माण 34.1% से बढ़कर 34.9% ही हुआ। और जाहिर है कि निजी सेक्टर ने इन छूटों का उपयोग अपने प्लांटों का विस्तार करने के बजाय देनदारियों को चुकाने में किया। 2019 से 23 की अवधि में सरकारी पूंजीगत व्यय ही अर्थव्यवस्था के पहिए को गति देने में सहायक हुआ। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2019-20 की जीडीपी के 1.67% से बढ़कर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 3.2% तक पहुंच गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 बताता है कि वित्त वर्ष 2019-20 से केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में साल दर साल 28.2% की रफ्तार से वृद्धि हुई है। और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों के दौरान श्रम के अनौपचारीकरण में वृद्धि हुई है। कृषि में श्रम भागीदारी दर में इजाफा हुआ है। विकास की बुनियादी समझ कहती है कि अर्थव्यवस्था में विकास के साथ खेती में लगी श्रम शक्ति घटनी चाहिए और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में श्रम भागीदारी दर बढ़नी चाहिए, लेकिन इसके बरकस खेती में लगे लोगों की संख्या 2018-19 में 42.5% से बढ़कर 23 से 24 में 46.1% हो गई है। और इस असंबद्धता की वजह
बड़ी वजह है कॉरपोरेट सेक्टर रोजगार सृजित करने के मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है। PLFS के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय युवाओं के लिए नौकरियों में कमी आई है। हालांकि पिछले एक दशक के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय में तकरीबन 35% की वृद्धि देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 72,802 रुपये थी, जो 2022-23 में बढ़कर 98,374 रुपये हो गई है। और देखिए, प्रति व्यक्ति आय औसत में निकाली जाती है, उसमें आप देखते हैं मुकेश अंबानी को भी ध्यान में रखा जाता है और एक ठेला रिक्शा चालक को, सब्जी वाले को भी ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि यहाँ सवाल एक आप लोग खड़ा कर देंगे कि भैया बहुत सारे लोग हैं जो 200 रुपये दिन कमाते हैं, 300 रुपये दिन कमाते हैं, तो उनकी कैसे 98,374 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई। तो सबको औसत करके निकाला जाता है और इसमें सालाना चक्रवृद्धि दर पर मात्र 3.83% की तेजी दर्ज की गई, चूंकि वास्तविक मुद्रास्फीति पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, इसलिए प्रति व्यक्ति आय के स्तर में वास्तविक इजाफा और भी कम रह जाएगा। यदि हम शीर्ष की 1% आबादी के अलावा बाकी के 99% आबादी के प्रति व्यक्ति आय को देखें तो इसमें मामूली वृद्धि ही दिखती है। इतना ही नहीं, आर्थिक विषमता की खाई भी गहरा गई है। पेरिस स्थित शोध संगठन वर्ल्ड इक्वलिटी लैब की ओर से हाल ही में जारी एक शोध पत्र के मुताबिक देश के शीर्ष 1% तबके की आमदनी में हिस्सेदारी अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। साल 2023 तक सबसे अमीर 1% भारतीयों के पास देश की आय का 22.6% हिस्सा था। घरेलू बचत के मोर्चे पर भी बहुत आशाजनक माहौल नहीं दिखता। वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध घरेलू बचत दर 7.3% से घटकर 5.3% के स्तर पर आ गई। यह गत 47 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। वहीं दूसरी तरफ परिवारों पर देनदारी यानी ऋण का बोझ बढ़ रहा है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में कुल खुदरा ऋण यानी रिटेल लोन जीडीपी का 12.1% था, जो 2023 में बढ़कर 19.4% हो गया। वहीं देश में धन कुबेरों की संख्या में वृद्धि हो रही है और दुनिया के अमीर लोगों की फोर्ब्स सूची के अनुसार वर्ष 2014 से 22 के दौरान भारतीय अरबपतियों की शुद्ध संपत्ति में 280% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय आय में 27.8% की वृद्धि हुई है। ट्रिकल डाउन के समर्थकों का तर्क है कि धनी लोगों और कॉरपोरेट के हाथों में अधिक धन होने से व्यय, बचत, निवेश और रोजगार आदि को बढ़ावा मिलता है और इससे सभी को लाभ होता है। लेकिन भारत के मौजूदा आर्थिक नतीजे बताते हैं कि देश में ट्रिकल डाउन कारगर नहीं दिखता और आर्थिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ गिने चुनों को लाभ पहुंचाने के बजाय सभी के लिए हितकारी हो। भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा ही गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिन। यदि यही सूक्ति समग्र आर्थिक नीतियों का प्रेरक दर्शन बने, तभी बेहतर कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। युवा आबादी के संतुलित उपयोग का समय, तो भारत के पास इस समय बड़ी संख्या में लोग कामकाजी उम्र के हैं, यानी कि युवा हैं। हालांकि यह लाभ हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि देश की कुल विजनन दर में गिरावट आ रही है और ये आप भी जानते हैं कि कोई युवा है तो वो बुढ़ापे में भी जाएगा। इसके कारण अगले कुछ सालों में कामकाजी उम्र की आबादी का अनुपात कम होने लगेगा। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी वृद्धि को उम्रदराज आबादी के बढ़ने से पहले ही टिकाऊ बनाए और इसलिए सरकारें अभी से युवा आबादी को आर्थिक लाभ में बदलने के लिए नीतिगत सुधार की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। और अभी भी बड़ी संख्या में लोग कृषि और जैसे कम उत्पादक क्षेत्रों में लगे हैं। कृषि महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वालों की उत्पादकता कम है और जिससे आर्थिक विकास धीमा हो रहा है। भारत को कम उत्पादक क्षेत्रों के लोगों को हटाकर उन्हें अधिक उत्पादक क्षेत्रों खासकर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। विनिर्माण क्षेत्र में सेवा के क्षेत्र की तुलना में अधिक लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योग लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है और जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जा सकती है और इससे न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, बल्कि घरेलू आय में भी वृद्धि होगी, घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हालांकि विनिर्माण क्षेत्र के विकास में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यापार के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाई, भूमि तक पहुंच की कमी और व्यापक व्यापार नियमों की जटिलता। कई उद्योगपतियों का मानना है कि भारत में व्यवस्था शुरू करना और उसे सुचारू रूप से चलाना अभी भी काफी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर अनुकूल कारोबारी माहौल बनाना होगा। सरकार को आयात शुल्क कम करना चाहिए ताकि भारतीय कंपनियों को सस्ती दर पर कच्चा माल मिल सके और वे निर्मित माल का निर्यात भी कर सकें। इसके साथ ही ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ लंबित मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देकर भारतीय उत्पादों के नए बाजार खोले जा सकते हैं। राज्य सरकारों को श्रम सुधारों पर काम करना चाहिए ताकि श्रमिकों को लचीले काम के विकल्प मिल सकें और इसी तरह भूमि और भवन नियमों को सरल बनाना भी आवश्यक है ताकि कारखाने लगाना आसान हो और लागत कम हो। आप लोगों का क्या विचार है
अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा इस तरह के मुद्दों पर। ये राजनीति की बातें हो रही, देखना हो तो देख सकते हैं। जो आप देखते हैं कि उद्धव ठाकरे की बातें हो रही हैं, नेता विपक्ष का इंतजार है। हरियाणा में 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुआ था ना, तो वहीं की बातें हो रही हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।